हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 5 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा है धीरंजन मालवीय जी ने। इस चैप्टर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में और बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में लिया है। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुअरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये MA SSC SC सांख्यिकी MBA LLB है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और BBC लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए थे ये, और वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है कि कितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। वेंकटरामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए। इतनी कम उम्र में भारत सरकार के द्वारा ये कोलकाता में फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट के रूप में नियुक्ति इनकी हुई। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। वे भी इनकी प्रतिभा को सराहते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद CV रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दिन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है, अपना झंडा वो लहरा नहीं सका। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकटरामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिराकांक्षी थे। वे चाहते थे कि भारत में भी विज्ञान की उतनी ही ज़्यादा उन्नति हो। भारत की स्वतंत्रता के वो पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। अब उन्हें महात्मा गांधी से वे मित्रता निभाते थे, मित्र थे वो उनके। नोबेल पुरस्कार समारोह में उन्होंने बताया था कि एक मुझे बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र जो कि महात्मा गांधी है और वो इस समय जेल में है, उनसे मिला था। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ ही नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं। समुद्र के नीले रंग को
मगर इस आभा, इस चमक पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे, क्योंकि कलर जो है उसका नीला ही दिखता है। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। इस जवाब को उन्होंने ढूंढा और वो विश्व में फेमस हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, यानी फिजिक्स। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्धि बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी, क्योंकि उन्होंने ही उनको पढ़ाया था। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए, तो पढ़ाई में ये पहले से ही बहुत अच्छे थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, वो चीज़ ऐसी क्यों है। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में, यानी रिसर्च में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यह थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। आप पूरे जीवन काल के लिए इसको अपना नहीं सकते, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, या करियर नहीं बना सकते। तो पूरे समय के करियर के रूप में इसको अपनाने के लिए उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा, जो रिसर्च करना चाहते थे वो इस तरफ। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। किसी भी संस्था को खड़े करने के पीछे बहुत ही लगन और मेहनत होता है। यहाँ भी यही था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये एक प्रयोगशाला थी जिसको खड़ा करने में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की थी। इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था, बहुत ज़्यादा कमी थी। रामन इस संस्था के प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते कि जितने भी सामान मिले उतने से ही काम चलाते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार के इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता कि पहले तो वो जॉब करते, कार्य करते, उसके बाद ये मामूली सी प्रयोगशाला में आकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते और उस पर कार्य करते, विज्ञान को और समृद्ध बनाना चाहते। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे।
इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशों या विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है, बल्कि उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय वाद्य यंत्र को भी एक ऊंचा स्थान मिले। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए कि आवाज़ किस तरीके से निकलती है, कंपन कैसे होता है। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। इनके कार्य को देखकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। रामन के लिए यह कठिन कार्य था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं भी उनको मिली हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 बरस बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना वाकई बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। वहाँ पे रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी को छोड़कर एक कम वेतन वाले, कम तनख्वाह वाले, कम सुविधाओं वाले कार्य को करना। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताया करते थे। 4 साल बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, बार बार जागने लगा कि ऐसा रंग होता क्यों है, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। जिसके लिए इन्होंने खोज किया, क्या खोज की इन्होंने, ये भी हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। आसान कार्य नहीं होता है अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर किसी कम तनख्वाह वाली नौकरी में आना। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर यहाँ तक के समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।